हेलो फ्रेंड्स, आई एम काव्या गौड़ और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी एग्ज़ाम विथ अनअकैडमी। तो आज के हम सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स? आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट ओएलएप और ओएलटीपी का। ठीक है, ओएलएप और ओएलटीपी आपने देखा होगा बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। कभी भी आप इसको नहीं समझ पाते हो, इन दोनों की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में हम उलझ के रह जाते हैं और हम बेसिक अच्छे से स्कोरिंग क्वेश्चंस जो हैं यूजीसी नेट के वो हम छोड़ के आ जाते हैं। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इस सेशन के ख़त्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आप पूरे डेटाबेस की एज एन होल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप पूरे डेटाबेस की प्रोसेसिंग एक साथ करोगे तो कोई डिस्प्यूट्स आ ही जाएंगे। और क्यों आपको आपके डेटाबेस की प्रोसेसिंग के लिए, डेटाबेस की मैनेजिंग के लिए आपको उसको 2 डिफरेंट लॉजिक टेक्निक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ ओएलएप एंड ओएलटीपी। क्या इनकी खासियत है, क्या अब इनकी टेक्निक है जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे और डेटाबेस के बेनिफिट्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल विच इज़ 27 जून हम पूरा लाइव सेशन लेने वाले हैं। एक मैराथन चलने वाली है 12 PM to 12 AM तक। पूरा आप जिस भी डोमेन जिस भी दो सब्जेक्ट नॉलेज को बिलोंग करते हैं, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, आ सकते हो। अपना कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की क्लास रहेगी 12 बजे। यस फ्रेंड्स, दोपहर को 12 बजे ब्रेकफास्ट करके लंच करके आ जाना लाइव, क्योंकि हम डीबीएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मुझे पता है नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आई वॉज अ मैं अपने स्टूडेंट में जब थी बीटेक में एमटेक में, तब मुझे भी नॉर्मलाइजेशन में अटकर होती थी, लेकिन फिर मैंने उसके कंसेप्ट पे काम किया। अब इतना अच्छा हो गया कि मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी नॉर्मलाइजेशन की कभी आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि कोई और आप बुक को रेफ़र करोगे या किसी और वीडियो को रेफ़र करोगे। ठीक है, तो आ जाना फ्रेंड्स 12 बजे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है ना। आई होप एंड आई नो कि सबको किसी आती ही होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आ जाना फ्रेंड्स, अपन नॉर्मलाइजेशन के 3 घंटे अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी के समझेंगे, फिर उसके बाद अपन नॉर्मलाइजेशन के सारे 1NF 2NF 3NF को समझने वाले हैं और उसके हाथों हाथ अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है यूजीसी नेट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस पर्टिकुलर यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के आ जाते हैं। ठीक है, एक टेबल दे देता है, उसमें से सिंपल क्वेश्चन बोलता है कि इसमें आपको कैंडिडेट की फाइंड करनी है, इसमें प्राइमरी की फाइंड करनी है, कौन सी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, इसमें कौन सी स्टेज की नॉर्मलाइजेशन है, उसको कैसे हटाओगे, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 मार्क्स आपके अपन कल लाइव मैराथन में पक्के करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जल्दी से आ जाना 12 बजे लाइव, हाथों हाथ अपन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आप लाइव कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया है या ये टॉपिक आ गया है या क्या कंफ्यूजन है, तो अपन हाथों हाथ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इट टुमारो 12 AM। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। मेरा नाम काव्या है, आप सभी को पता है। मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस आपको पढ़ा रही हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे। रोज़ रात को 9 बजे हम आ जाते हैं लाइव, रोज़ रात को 9 बजे आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। आपको आना है लाइव अटेंड करो आप मेरी क्लासेस 9 बजे, रोज़ 9 बजे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हाथों हाथ पूछ सकते हो। ठीक है, मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन है, आई एम एन एमटेक ग्रेजुएट, एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीटेक इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस रिस्पेक्टिवली। मैं एक फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुकी हूँ, बट राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट। मेरा टोटल ऑफ 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो। चलिए फ्रेंड्स, तो वेलकम इस पर्टिकुलर चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अनअकैडमी चैनल की क्या बेनिफिट्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फ्रेंड्स कि अनअकैडमी से आप अगर जुड़ते हो तो आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप यूट्यूब सेशंस को फॉलो कर ही रहे हो। आपकी अगर प्रिपरेशन आपको करनी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो नॉट जस्ट यूजीसी नेट, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर कोर्स अपने अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अनअकैडमी पे आप यूट्यूब सेशन को फॉलो करो एज वेल एज उसका सब्सक्रिप्शन प्लान भी लो फ्रेंड्स।
सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको, जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं फ्रेंड्स। जैसे यूट्यूब पे मिलता है कंटेंट, वैसा उससे थोड़ा एडवांस्ड कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। आप अपने एजुकेटर्स के साथ हाथों हाथ डाउट क्लियर कर सकते हो, प्लस डाउट इज जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास, ठीक है। तो हाथों हाथ डाउट क्लियर कर सकते हो, इमोजीज होंगी, क्विजेज होंगे, तो बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है। वहाँ पे टेस्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। टाइम टू टाइम आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा कि आपकी क्या लूप होल्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे फ्रेंड्स अपने, आपका कंटेंट आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी आप पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि इस यूनिट को यहाँ से रेफर करो, यहाँ से रेफर करो, सारा कंटेंट आपको आपके एजुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस अनलिमिटेड एक्सेस रहने वाला है फ्रेंड्स, कहीं पे भी बैठ के कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके एक बार आपने वीडियो देख लिया बस फिर वो देख लिया, आप उसको नहीं कर सकते। आप अब एक बार वीडियो देख लिया, बाद में देखना चाहो तो उसको डाउनलोड करके रख लो, कभी पे भी कितना भी टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हो, जितना आपका सब्सक्रिप्शन प्लान की वैलिडिटी है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो लगे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने में। प्लस कोर्सेज कौन कौन से हैं फ्रेंड्स अपने प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान पर सारे कोर्सेज हैं। येस यू हर्ड इट राइट। कॉमर्स ले लो, जनरल टीचिंग ले लो, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, लॉ, पेपर 1, पेपर 2, नेट की नहीं कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट्स का, सारा डोमेन के हमारे पास कोर्सेज मौजूद हैं। प्लस उसके लिए एडवांस्ड एजुकेटर्स मौजूद हैं। तो बात आती है कि रजिस्टर कैसे करना है आपको इस सब्सक्रिप्शन प्लान को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें आपको अपना सब्जेक्ट, अपना डोमेन डालना है। जैसे मान लो आप एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूजीसी नेट डालोगे, बैंक की कर रहे हो तो बैंक की डालोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। वो आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ले आएगा जिसमें पेमेंट ऑप्शन होंगे। मेरा पर्टिकुलर सजेशन फ्रेंड्स रहेगा हमेशा आपको, यू शुड ऑलवेज गो फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी एफिशिएंट पड़ती है आपको, बाकी एज कंपेयर करें हम प्रीवियस कॉस्ट से, कॉस्ट भी एफिशिएंट पड़ती है। प्लस यूजीसी नेट का सिलेबस इतना वास्ट है फ्रेंड्स कि आप कम टाइम में नहीं कर सकते उसको अटेंड पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो 12 महीने या 24 महीने में जाओ ही, ताकि आप एक बार में उसका नेट क्लियर करो, फिर JRF क्वालिफाई करो एंड सो ऑन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये कोड, ये रेफरल कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, विच इज़ KAAVYA। काव्या कोड डालते ही आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है हाथों हाथ, और आपकी जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसमें 10% कम होके वो कॉस्ट पे आपको आपका सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ OLAP एंड OLTP, ठीक है। क्या होता है OLAP एंड OLTP? तो मैं आपको बताऊं कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आपकी ऐसी प्रोसेसिंग है जिसको आपको टाइम टू टाइम मैनेज करना है, ठीक है। आपके डेटाबेस में इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा है, इतना ज़्यादा आपका डेटा पड़ा है आपके डेटाबेस में, ये सब आप भी जानते हो, कि उसको मैनेज करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन पूरी डेटाबेस को अलग अलग टेक्निक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात आती है कौन सी टेक्निक, क्या टेक्निक्स हैं वो, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। मान लो कोई एग्जाम्पल से समझते हैं अपन एग्जाम्पल लेते हैं बैंकिंग का, ठीक है। अपन ने एग्जाम्पल ले लिया बैंकिंग का, मान लो SBI की बैंकिंग का हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये उसका डेटाबेस है अपने पास, ठीक है। अपने पास SBI का डेटाबेस अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब SBI, क्योंकि आपको पता है बहुत ही पुरानी ब्रांच रह चुकी है, बहुत ही पुराना बैंक है ये, तो इसमें कितना सारा डेटा मेरे हिसाब से आज़ादी से पहले की बैंक है ये, तो इसमें कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर रखा होगा अपन ने, ठीक है। कितना ज़्यादा डेटा आपका स्टोर्ड होगा, तो इतना सारा डेटा आपको मैनेज करना ज़रूरी है क्या? क्या आप उतना पुराना डेटा 1990 का डेटा, 1980s का डेटा भी अभी तक स्टोर करोगे क्या? करोगे तो क्या फ़ायदे हैं और नहीं करोगे तो क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं तो जितना ज़्यादा पुराना डेटा होता है उसको अपन ने बोल दिया हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पुराना डेटा आप अपने SBI के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो इट होल एंड सोम होलली डिपेंड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन कि वो मानती है क्या कि उस हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या फ़ायदे हैं हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करने के, ठीक है। तो मान लो
आपका जो भी डेटाबेस है उसमें हमने माना कि 95% जो डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा होता है और 5% ऐसा डेटा है जो डे टू डे के काम में आता है, ठीक है, डे टू डे के प्रोसेसिंग में काम में आता है। यानी कि मान लो 95% तो आपका अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड्स रहे हैं, अभी तक जितने भी ब्रांच एलिमेंट्स, जितने भी यूजर्स रहे हैं उसका डेटा है, और 5% ऐसा डेटा है जिसमें करंट यूजर्स हैं। करंट एसबीआई में जिन जिन यूजर्स का अकाउंट खुला हुआ है, जो करंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी कि डेबिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, उसमें से इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5% तो आपका वो वाला डेटा हो गया जो करंट है, प्लस 95% आपका वो वाला डेटा हो गया जो हिस्टोरिकल डेटा है। अब अगर अपन देखें इनका यूसेज तो बिल्कुल उल्टा है। 95% डेटा सिर्फ 5% यूज़ होता है अपने करंट कस्टमर्स के बेसिस पे देखें तो, और 5% डेटा अपना 95% यूज़ होता है ना। कोई भी ऐसा मान लो 10 में से एक कस्टमर होगा जो आपसे पूछेगा कि मेरा अकाउंट था 1970 में, उसकी मेरे को डिटेल ला के दो, ठीक है। तो वो सिर्फ 5% चांसेस हैं कि ऐसा कस्टमर्स आपके पास आए, और 95% चांसेस हैं आपके पास कि आपका करंट ऑपरेशन को ही वो परफॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि करंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और हिस्टोरिकल डेटा की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अब बात आती है अपने हिस्टोरिकल डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। अपना हिस्टोरिकल डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो फ्रेंड्स, अपने घर में देख लो तुम, ठीक है, घर में आप देखोगे तो बुढ़े भी अपने एजेड ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स भी हैं, ठीक है। तो क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? नहीं, दे कम विद देयर ओन एक्सपीरियंस, येस यू अग्री। उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनके अपनी एक्नॉलेजमेंट्स हैं। आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम में आते हो तो आप उनके पास जाते हो, अपने पेरेंट्स के पास जाते हो कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस के लिए, कुछ सर्टेन सजेशंस के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वो पुराने हो गए तो हम उनको निकाल के कहीं और भेज दें या निकाल दें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल डेटा की भी इंपॉर्टेंस को समझना है। मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट पिछले 3 साल से फेल हो रहा है, ठीक है, तो ये तो उसका हो गया पास्ट रिकॉर्ड। तो हम लेकिन क्या करेंगे, पास्ट रिकॉर्ड के एनालिसमेंट पे हम जाके देखते हैं कि अगले साल भी चांसेस हैं, मोस्ट चांसेस हैं कि ये फेल ही होगा, ठीक है। हम देखेंगे कि वो चांसेस, मेन चांसेस हैं कि वो फेल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्या कह रहा है, उसके एनालिसमेंट पे हमने फ्यूचर का प्रिडिक्शन निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए आपका होता है, अगर पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता तो हमको स्टूडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चलती कि वो पास होने वाला है, फेल होने वाला है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है एंड सो ऑन। इसलिए अपना हिस्टोरिकल डेटा की भी इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम स्टोर करके रखेंगे ताकि हम उस हिस्टोरिकल डेटा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टूडेंट के बारे में डिसीजन लिया कि वो पास होगा या फेल होगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, जो भी 95% हिस्टोरिकल डेटा हमने स्टोर किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उस 95% डेटा की हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं, हमको पता कर सकते हैं हम कि आगे होने वाले जो भी एसबीआई में जो भी अकाउंट खुलने वाले हैं वो किस रेट से खुलेंगे, या जो भी अकाउंट के कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, क्या हमारे इंटरेस्ट टोटल आया है, क्या टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू हमने जनरेट किया है एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो हम उसको एनालाइज करके, उस 95% डेटा को एनालाइज करके उसमें से फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकालेंगे, और 5% जो हमारा डेटा है, जो एसबीआई का ऑपरेशनल डेटा है, करंट डेटा जो हमने स्टोर किया है 5%, उसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे, करंट सिनेरियो, करंट कस्टमर्स को ऑपरेशनल नीड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो 95% डेटा हो गया वो तो आपका क्या हो गया, OLAP, ठीक है, वो तो क्या हो गया आपका OLAP, एनालिटिक प्रोसेसिंग। और जो 5% डेटा हो गया जो ऑपरेशनल के लिए प्रोसेस हो रहा है, ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोसेस हो रहा है, वो हो गया आपका OLTP, ठीक है। क्या होता है और अच्छे से डिफरेंस और अच्छे से समझते हैं अपन, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ताकि OLAP क्या कर रहा है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन को, पास्ट से सारी इंफॉर्मेशन को, जितना जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। तो उस स्टोर करी हुई इंफॉर्मेशन को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं फ्यूचर के प्रेडिक्शंस निकालने के लिए। सिंपल नाम आ रहा है यहाँ पे एनालाइट, सिंपल यार अब नाम वर्ड आ रहा है एनालाइज, तो सिंपल आपको क्या करना है, एनालाइज, ठीक है। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे एक और कंसेप्ट सुना होगा, डेटा वेयरहाउस का, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस,
यस, ठीक है, एक डेटाबेस हो गया, मल्टीपल डेटाबेस हो गया, एसबीआई का ही ले लो, एक ब्रांच का एक डेटाबेस हो गया, एक ब्रांच का एक डेटाबेस हो गया और दूसरी ब्रांच का एक डेटाबेस हो गया। तो डेटा वेयरहाउस क्या कहलाएगा? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेटा वेयरहाउस। मल्टीपल ब्रांच के अलग अलग डेटाबेस का collection of data is termed as database and collection of databases are termed as data warehouse। तो OLAP किसकी प्रोसेसिंग पे काम करता है? डेटा वेयरहाउस पे, ठीक है। अगर आप डेटा वेयरहाउस अगर आप डेटा वेयरहाउस की प्रोसेसिंग देखते हो तो वो OLAP की प्रोसेसिंग है। हमने क्या किया, हमने पास जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, हमने सारा डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया और उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया टाइम टू टाइम, ठीक है। ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। आपने बेसिकली क्या किया, वो प्रोसेसिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे डेटा को एनालाइज करेगा और बिजनेस डिसीजंस को लेने में हेल्प करेगा। OLAP provides an environment to get insights from the database retrieved from multiple database system at one time, ठीक है। जैसे मैंने बोला मल्टीपल डेटाबेसेस को आपने एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर लिया और उस डेटा वेयरहाउस में से आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को कभी भी रिट्राइव कर सकते हो, उसकी इनसाइट विजन देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला सिर्फ 95% डेटा है, आप सिर्फ नहीं 95% डेटा है आपका जो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को ही स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हो गई और काम इसका क्या है, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को। ये नहीं कह सकते स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसको हटा दो, नहीं, वो अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, OLTP, ठीक है। OLTP मैंने बोला आपको क्या करता है, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन वर्ड आ रहा है, वहाँ पे एनालाइज वर्ड आ रहा था। ट्रांजैक्शन यानी कि ये कुछ एनालाइज नहीं करेगा, ये जो करंट सिनेरियो में आप जो भी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, लाइक डेबिट करना, क्रेडिट करना किसी के अकाउंट में से, उसके अकाउंट में इंटरेस्ट रेट डालना, उसके अकाउंट से ट्रांसफर करना मनी को, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो जो करंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से, वो कौन सी प्रोसेसिंग संभाल रहा है, हमारा OLTP संभाल रहा है। और जो एनालाइजमेंट वाला जो डेटाबेस का पार्ट है जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं अपने पुराने डेटा को, वो सारी प्रोसेसिंग कौन संभाल रहा है, आपका OLAP संभाल रहा है, विच इज ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोवाइड ट्रांजैक्शंस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, एनालाइजिंग ओरिएंटेड को नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल ट्रांजैक्शन देखना है कि कौन सा डेटा गया है और कौन सा डेटा आपके डेटाबेस में आया है और कौन से डेटा की इंफॉर्मेशन आपने कहीं पे भेजी है, ठीक है। OLAP एडमिनिस्टर्स डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ एन और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डे टू डे के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके बैंकिंग में, मान लो SBI का एग्जांपल ले रहे हैं या कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन संभाल रहा है, OLAP एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। OLAP की क्या काम है, सारे ट्रांजैक्शन को संभालेगा। OLTP का क्या काम है, सारे ट्रांजैक्शंस को संभालेगा। और OLAP का क्या काम है, आपके सिंपल आपके सारे एनालाइजमेंट देखेगा, आपके सारे हिस्टोरिकल डेटा को संभालेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने OLAP और OLTP में। सेशन को अपन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं फ्रेंड्स, OLAP और OLTP के थोड़े डिफरेंसेस देखते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि क्या और डिफरेंसेस हो सकते हैं, बस यही डिफरेंस, ब्रॉड डिफरेंस यही है फ्रेंड, और डिफरेंस बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, यस ऑब्वियसली, ये कहाँ है, यस, कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। आपको पता है हिस्टोरिकल डेटा जो सारा पास, जब से ऑर्गेनाइजेशन खुली है तब से हमने सारा जो भी हिस्टोरिकल डेटा था वो हमने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सारा हिस्टोरिकल डेटा, जैसे क्रिकेट मैच का तुम ले लो, क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लो, रोबोटिक्स आ गई आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। क्रिकेट मैच में क्या होता है, हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं कि अच्छा इंडिया की रन रेट ये रही है तो उसके चांसेस क्या हैं इस मैच को जीतने के, ठीक है। या फिर आप देख लो ऑस्ट्रेलिया की रन रेट, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जीतता ही आया है तो ये वाला मैच भी जीतेगा। फाइनल कौन सा जीतेगा, जो सेमीफाइनल्स, जो जिसकी जो प्रीवियस मैचेस है, जिसने मेजॉरिटी मैचेस जीते हैं, वही फाइनल को जीतने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंडेंसी हो गई,
तो आप ये नहीं कह सकते कि हिस्टोरिकल डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। येस, वैल्यू तो है, उसी की वजह से हम पता कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सिस्टम के साथ, क्रिकेट में क्या होने वाला है या एसबीआई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है, ठीक है। वेयरएज ओएलटीपी में क्या होता है, करंट डेटा, ऑपरेशनल, कंसिस्ट ओनली ऑपरेशनल करंट डेटा। सारा जो ऑपरेशनल डेटा है, जो करंट डेटा है, करंट आपके बैंकिंग अकाउंट्स ले लो, ट्रांजैक्शंस की ले लो, वो सारा करंट डेटा आपका OLTP संभालता है, ठीक है। सारा करंट डेटा आपका OLTP संभालता है। मैं ये हटा देती हूँ, एक सेकेंड, यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना, इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूज्ड फॉर डेटा माइनिंग, एनालिसिसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ये, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है, यानी कि पर्टिकुलर आपका जो भी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर रहे हो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर में स्टोर्ड है, और इसमें से कोई हम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बस सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है OLAP और OLTP में, ठीक है। डेटा माइनिंग क्या होता है, आपने सुना होगा। डेटा वेयरहाउस तो क्या हो गया, मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया डिफरेंट डेटाबेस का एक कलेक्शन क्या होता है, डेटा वेयरहाउस। ये हो गए अपने डेटा बेसेस, तो डेटाबेस का कलेक्शन हो गया डेटा वेयरहाउस। अब जब डेटा वेयरहाउस में से या डेटाबेस में से आप कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को क्या करते हो आप, एक्सट्रैक्ट करते हो, यस, इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन को डेटा वेयरहाउस में से एक्सट्रैक्ट अगर आपने किया है तो उसको बोलेंगे अपन डेटा माइनिंग, ठीक है। कोल माइनिंग क्या कर रहे हो आप, कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि कोई भी डेटाबेस में से मैंने इंफॉर्मेशन अपनी पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम काव्या है तो मेरी इंफॉर्मेशन SBI के अकाउंट में पड़ी है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पे विजिबल कराया, अपनी स्क्रीन पे विजिबल कराया, अपनी स्क्रीन पे लिया, एक्सट्रैक्ट किया, तो मैंने ये प्रोसेस क्या होता है अपना हमारा डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग का कंसेप्ट, डेटा माइनिंग में, डेटा वेयरहाउस में कौन सी प्रोसेसिंग यूज हो रही है आपकी, OLAP, यस, कौन सी प्रोसेसिंग यूज हो रही है आपकी, OLAP, OLTP नहीं यूज हो रही है। OLTP किस में यूज हो रही है, सिर्फ करंट सिनेरियो में परफॉर्म करने के लिए, करंट सिनेरियो में आपको डेटा को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड आपका है इसमें डिफरेंस, जैसे ये तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, ये तो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड, यूज फॉर बिजनेस टास्क। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब एप्लीकेशंस पे जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, करंट एप्लीकेशन पे, से SBI की बैंक की ऐप ले लो, आपके पास होगी, अगर कोई भी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसकी बैंक के आजकल सबकी एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में आपका क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो, आप अपना पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हो, किसी को ट्रांसमिट करना होता है, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट का मैसेज आ जाएगा, डेबिट का मैसेज आ जाएगा, एंड व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर OLTP क्या हो जाएगी आपके, एप्लीकेशन ओरिएंटेड एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेक्निक हो जाएगी, यूज्ड फॉर बिजनेस टास्क। थर्ड अपना डिफरेंस है, डेटा OLAP के अंदर डेटा इज यूज्ड इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली इतना सारा जब हिस्टोरिकल डेटा आपके पास पड़ा होगा, हिस्टोरिकल डेटा के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पास सारा हिस्टोरिकल डेटा पड़ा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें जो भी आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग कर सकते हो आप। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि मान लो कोई मेरे इसमें प्रॉब्लम आ गई कि मेरे करंट सेल्स कम हो रहे हैं, या मेरे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, आपके अकाउंट का जनरेशन कम हो रहा है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, उसको एनालाइज करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक निकाल लो, ठीक है। वेयरएज आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ऑब्वियसली हमारे पास सारा हिस्टोरिकल डेटा है तो हम पता कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ये हमारा फेलियर रह गया, हमने ये प्लान बनाया था, ये फेल हो गया, तो हम डिसीजन ले लेते हैं इस प्लान को अबॉर्ट करो और नया प्लान बनाओ, ठीक है। एज फॉर ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वर्क करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है। Whereas OLTP में क्या कर रहे हो आप, डेटा इज यूज टू परफॉर्म फंडामेंटल ऑपरेशंस, यहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, क्रेडिट, डेबिट, यही सारे सब जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस आप OLTP में परफॉर्म कर रहे हो।
ठीक है। फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन टेराबाइट एंड पीटाबाइट्स। ठीक है, बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होगा क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा है, जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से सारा डेटा स्टोर्ड है। कितने अकाउंट्स खुले, उन अकाउंट्स में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कितने टाइम पे हुए, कौन से ईयर में खुला, कौन से ईयर में बंद हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारा डेटा आपका बहुत लार्ज होता है, वो टेराबाइट और पीटाबाइट्स में स्टोर होता है। वेयर एज आपका OLTP में रिलेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि वो किससे डील कर रहा है, करंट डेटा से डील कर रहा है ना, वो सिर्फ करंट डेटा से डील कर रहा है, जो करंट आप जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ डील कर रहा है, तो चांसेस है कि वो मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में स्टोर हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जिसके करंट ट्रांजैक्शन है उसका साइज ही बहुत बड़ा होता है, तो वो करंट ट्रांजैक्शन भी टेराबाइट या पीटाबाइट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें OLAP और OLTP में, तो OLAP का साइज बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही लार्ज नंबर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वर्सेस OLTP में स्मॉलर इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, सिर्फ करंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, फोर्थ आपका डिफरेंस हो सकता है, दिस डेटा इज जनरली मैनेज्ड बाय CEO, MDs एंड डिप्यूटी मैनेजर। ठीक है, ये वाला जो OLAP का जो डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो जनरली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आपका CEO होगा, या मैनेजर डिपार्टमेंट होगा, या डिप्यूटी मैनेजर होगा, या कोई भी हेड पोजीशन वाला जो भी आपका हेड प्रोफाइल वाला जो भी आपका एम्प्लॉय है या CEO है, वो इस पर्टिकुलर OLAP की प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। ठीक है, वो सारा आपका डेटा देख सकता है, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन का, और सारी प्रोसेसिंग करेगा। वेयर एज इसमें OLTP में डेटा इज मैनेज्ड बाय क्लर्क्स एंड मैनेजर, जो सिंपल रोजमर्रा की आपके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो इस OLTP को संभालेंगे। तो आप बैंकिंग में जाओगे, बैंकिंग में जाते हैं हम, तो एक कैशियर होता है जो एक नंबर अकाउंट, दूसरा नंबर अकाउंट, तीसरा नंबर अकाउंट, है ना। तो एक फर्स्ट नंबर टेबल पे हम जाते हैं, सिंपल अपने अकाउंट में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए, हमने पैसे डलवाए, हमने पैसे लिए, तो वो मैनेजर क्या कर रहा है, OLTP के साथ डील कर रहा है। ठीक है, वो एक सिंपल क्लर्क बोल लो, मैनेजर बोल लो, वो क्या कर रहा है, OLTP के साथ डील कर रहा है, वो OLAP के साथ डील नहीं कर रहा। वेराज आप अंदर देखते हो, हेड मैनेजर होता है, उसका एक केबिन होता है, उस कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट से रिलेटेड, कि हमारे अकाउंट खुलवाना है, नया अकाउंट खुलवाना है, या अकाउंट में हमारे ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर वाला मैनेजर देखता है, हेड डिपार्टमेंट का या उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो भी मैनेजर होता है वो सारा देखता है। तो वो क्या करता है, उस पूरे ब्रांच के डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस की OLAP प्रोसेसिंग को देखेगा। ठीक है, तो OLAP तो आपके जनरली CEO MD संभालेंगे, और OLTP आपके जनरली क्लर्क्स और मैनेजर संभालेंगे। ओके, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज OLAP में सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशंस लगा सकते हो आप। ठीक है, हम अपने डेटा वेयरहाउस में जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, और सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेटा में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अमेंडमेंट कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस को पढ़ सकते हो, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, आप उसमें राइट ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, वेराज हम OLTP में क्या करते हैं, OLTP में बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, OLTP में आप रीड भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, या फिर राइट भी कर सकते हो। होता है ना ऐसा कि आपको सिर्फ देखना होता है कि बैलेंस में, अकाउंट में बैलेंस कितना है ना, तो वो क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रीड ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो सिर्फ रीड ऑपरेशन कर रहे हो, या फिर अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है, तो वो क्या हो गया, राइट ऑपरेशन, मॉडिफिकेशन ऑपरेशन हो गया। तो OLTP में रीड भी कर सकते हैं एज वेल एज राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्सेस OLAP में आप सिर्फ रीड करोगे, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, 1950 में किसका अकाउंट खुला था, उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, कब उसने खोला, कब उसने बंद कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा वेयरहाउस में भी ऐसा ही होता है, डेटा वेयरहाउस में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, डेटाबेसेस में हम मॉडिफिकेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मेजर डिफरेंसेस OLAP और OLTP के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन होएगा कि OLAP क्या होता है और OLTP क्या होता है। मेरे हिसाब से डेटाबेस की ये पिक्चर तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। UGC नेट में आ जाते हैं कभी कभी इसके क्वेश्चंस, बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक रहता है, इसलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस बहुत
आते हैं, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। अपन ये इसके टॉपिक्स, इस क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस अपन मैराथन सेशन में डिस्कस करेंगे, जब अपन पूरी यूनिट का एक मैराथन लेंगे और उसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे पहले ये फिगर भी देख लो फ्रेंड्स। यहाँ पे अब दोनों को रिलेट करें हम, ये एज एन होल क्या हो गई, डेटाबेस की प्रोसेसिंग हो गई। अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो एक तो हो गया OLTP डेटाबेस, जो क्या कर रहा है, यस बताओ OLTP क्या कर रहा है, सिंपल डे टू डे रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस को देख रहा है। और एक हो गया आपका OLAP एनालिटिक प्रोसेसिंग, जो क्या कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर कर रहा है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से OLAP से TP में कंटेंट जा सकता है आपका क्या है, एनालाइज में सारा हिस्टोरिकल डेटा है और आप अपनी इंफॉर्मेशन को रोटेट कर सकते हो OLTP में और OLDP में। एज एन होल क्या है, ये एक ही डेटाबेस की पूरी प्रोसेसिंग है, ठीक है। मैंने बोला OLAP जैसे पूरा हिस्टोरिकल डेटा है तो आप उसको डेटा वेयरहाउस बोल सकते हैं। डिफरेंट डेटा बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है आपका डेटा वेयरहाउस, प्लस उसमें से अगर आप माइन कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हो OLTP में, तो आप उसको बोलोगे डेटा माइनिंग या फिर डेटा एनालिसिस या बिग डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अपन बिग डेटा को पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे आने वाले सेशंस में, तो स्टे ट्यून गाइज। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को शेयर करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इन छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है, उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। आप कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और आपको सोचते हैं यार ये सिमिलर लग रहा है, हर ऑप्शन इसका सिमिलर लगता है। देखो कैसे सिमिलर लग सकता है आपका, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। डैश सिस्टम इज मार्केट ओरिएंटेड एंड इज यूज्ड फॉर डेटा analyzment for knowledge workers including managers, executives and analysts, ठीक है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जो भी डेटाबेस की प्रोसेसिंग मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट कौन से संभालते हैं, कौन सी प्रोसेसिंग को मैनेजर्स संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव CEO संभालते हैं, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको समझना इंपॉर्टेंट है दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैनेजर संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव संभालते हैं और एनालिस्ट संभालते हैं, और जिसमें प्लस सिर्फ डेटा का एनालिसमेंट होता है, ठीक है। जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसका एनालिसमेंट हो रहा है। कौन सी में हो रहा है फ्रेंड्स, OLTP में हो रहा है क्या, OLAP में हो रहा है क्या, डेटा सिस्टम या मार्केट सिस्टम, ठीक है। OLTP क्या होता है, अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम, एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करें अगर अभी तक भी नहीं आया है तो। OLTP क्या होता है, इसमें हम डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। डे टू डे के ऑपरेशंस जो भी हैं, आपके ट्रांजैक्शंस जो भी हैं, वो आप OLTP में कर रहे हो। तो ट्रांजैक्शंस की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो एनालिसमेंट की बात कर रहे हैं। डेटा सिस्टम्स में क्या है, डेटा सिस्टम में हम सिंपल डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा सिस्टम में क्या है, सिंपल डेटा को हमने स्टोर करना स्टार्ट किया और उसको एक्सेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। वेयरएज मार्केट सिस्टम में आप क्या होता है, सप्लायर्स, मार्केट सिस्टम में हम करंट सिनेरियो को बताएंगे, मार्केट सिस्टम भी आगे आप डिस्कस करेंगे। मार्केट सिस्टम में हमने क्या किसको बताया, करंट सिनेरियो में, कि आज के पर्टिकुलर मार्केट में करंट सप्लायर्स कितने हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, कैसे आप उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे एंड सो ऑन। तो मार्केट सिस्टम में भी आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओगे, प्लस मार्केट सिस्टम भी मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव और एनालिस्ट नहीं देखते हैं। तो बचा क्या आपका OLAP यानी कि आपका सारा एनालिसमेंट वाला प्रोसेस, सारा जो डेटा को एनालाइज करना है वो कौन करेगा, आपका OLAP। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OLAP। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के UGC नेट में, तो अगर आप ये समझ गए हो तो आपने 2 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं, कल के मैराथन सेशन में अपन मिलते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, डोंट फॉरगेट टू ट्यून, एग्जैक्ट 12 बजे कल मैं आने वाली हूँ लाइव लेट्स क्रैक UGC नेट चैनल पर। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन नॉन स्टॉप 12 आवर्स का मैराथन सेशन होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगी 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, 12 से 3 के टाइम में अपन लाइव रहेंगे मैराथन सेशन में। और उस मैराथन सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं DBMS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नॉर्मलाइजेशन,
ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, आई नो, लेकिन कल के मैराथन सेशन के बाद आई कैन गारंटी यू ऑल कि आप बिल्कुल नहीं अटकोगे कभी भी नॉर्मलाइजेशन में। आपका कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं, अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एनटीए यूजीसी नेट के 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो 12 नंबर आपको कल एक मैराथन सेशन में पक्के करवाने वाली हूँ मैं फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आता ही है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी बहुत हेल्पफुल है। तो जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ कि क्या आपको डाउट रह गया है, समझ नहीं आया है या क्या। और मेरा सजेशन रहेगा कि लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को आप ले लो, ताकि आपको एक प्रॉपर पैटर्न से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो जब आप लोगे उस सब्सक्रिप्शन प्लान को, तो डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर कोड KAAVY काव्या लगाना मत भूलना, ताकि हाथों हाथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को बजाना मत भूलो, इधर ही दिख रही होगी आपको स्क्रीन के पास में, तो बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी क्लास कब होने वाली है, और पेपर 1 जिसकी भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो उनकी क्लासेस कब होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। कल अपन मिलते हैं 12 बजे, डोंट फॉरगेट मैराथन सेशन में लाइव। थैंक यू फ्रेंड्स।